एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का हिंदी का पेपर तो बहुत अच्छा आया होगा और बहुत अच्छा आप लोगों का पेपर आया है और आप लोगों का पूरा पेपर आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाए थे वो सभी आए हुए हैं। और सारे जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जब मैंने वर्णमाला की आपकी रिवीजन क्लास कराई थी तो सारे क्वेश्चन वहीं से पूछ लिए गए हैं और जो भी विलोम शब्द कराए थे उसमें से ही आपका विलोम शब्द आया है। मैंने आपको जंगम का विलोम शब्द कराया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपने मेरी जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जो वर्णमाला से संबंधित क्लास एक थी और एक क्लास थी आपकी विलोम शब्द से संबंधित, सारे वहीं से प्रश्न आए हैं। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। कल मैं आप लोगों का पेपर सॉल्व नहीं करा पाई क्योंकि कल मेरा फास्ट था, तो उस सिर में बहुत दर्द थी, बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं था। तो सोचा आज मैं आप लोगों के पेपर को सॉल्व करा दूंगी। तो जब भी आपका मन हो आप तभी पेपर को अपने एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आज पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। और आई होप, मुझे तो पूरा यकीन है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न वहीं से आए हैं। मैंने आपको सारा प्रश्न करा दिया था जब मैं वर्णमाला की मैंने आपको जो बहुविकल्पी की डिवीज़न क्लास कराई थी। तो क्या है, मूल स्वर किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था, आपको वहाँ पे पढ़ाया था मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो मूल स्वर क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। और मूल दीर्घ स्वर में मैंने क्या बताया था, जब अगर छोटा आ से मिलकर बड़ा आ बनता है, यानी एक समान मूल स्वर मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर बनाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो उत्तर नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहते हैं? मैंने आपको बताया था या और वा जो हैं ये आपके अर्ध स्वर हैं। कैसे? क्योंकि जब आप कभी कभी आइए इस तरीके से आइए लिखते हैं, या फिर कभी कभी आप इस तरीके से आइए लिख देते हैं, ठीक है, तो आप स्वर के स्थान पर भी इस व्यंजन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और आओ, कभी आप आओ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कभी आप लिख देते हो आवो, ठीक है। तो यानी कि आप जब स्वर के स्थान पे क्या करते हो, आप व्यंजन का इस्तेमाल कर देते हो, तो वहाँ पे अर्ध स्वर कहलाता है, ठीक है। तो ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, ये आधे स्वर होते हैं। कौन? या और वा, ठीक है। आपका कौन सा सही है कमेंट्स में बताइएगा। निम्न में इस अक्षर में महाप्राण क्या? तो मैंने बताया था कि जब भी उच्चारण करते समय जब आपकी क्या होते हैं, वायु जो होती है वो बहुत तेजी से निकलती, बहुत ज़्यादा वायु निकलती, उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे का आपका महाप्राण, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप ऐसे लिखेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। आपको पता है कि आपके 5 आपने जो पढ़ा है क्या होता है, का, खा, गा, अंगा, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा। तो आपने पढ़ा, तो ये क्या है? अल्पप्राण है, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण है, ठीक है। तो पहला जो अक्षर होता है वो अल्पप्राण होता है, तो इसमें जो पहला अक्षर है वो अल्पप्राण होता है। तो का आपका इस तरीके से गलत हो गया। चा भी पहले से स्टार्ट होता है तो अल्पप्राण होता है, ये भी गलत हो गया। या आपका अल्पप्राण नहीं है, ठीक है, सॉरी, या भी आपका अल्पप्राण है। और महाप्राण क्या होते हैं? जो हमारे शा, शा, सा और हा, ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो हा उत्तर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है? क्षेत्र। आप क्षेत्र किस तरीके से लिखते हो? ऐसे लिखते हो, ठीक है, तो ये गलत हो गया। मिष्ठान, मिष्ठान को आप इस तरीके से, मिष्ठान नहीं लिखा जाता, लिखा जाता मिष्टान लिखा जाता है, ठीक है। ठा नहीं लिखा जाता, टा लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है मिष्टान, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलत हो गया। पट भी आपका गलत हो गया, लेकिन आपका उत्तर क्या सही है? वानर। वानर इसी तरीके से लिखते हैं, तो शुद्ध शब्द है आपका वानर, जिसको हम बंदर कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, विलोम शब्द सेम वही विलोम शब्द आया जो मैंने आपको रिवीजन क्लास में पढ़ाया था। तो जंगम का क्या होता है? स्थावर। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पर देखिएगा मैंने इंपॉर्टेंट करके भी बताया था कि ये बहुत पूछा जाता है। ये आपकी चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, सब में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपके 5 के 5 क्वेश्चंस आपके सही होंगे। चलिए देखते हैं अब अति लघुत्तम प्रश्न आपके कौन कौन से सही है। स्वराघात किसे कहते हैं? तो स्वराघात क्या होता है? जब किसी चीज़ को आप बोलने में बहुत क्या करते हो, लंबा खींचते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वराघात कहते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति विचार प्रकट करने के लिए अपने मुख से उच्चारण करता है, तब अपने मन की बात, भाव का स्पष्ट और उचित अर्थ प्रदान करने के लिए कुछ कुछ किसी विषय, वर्ण, शब्दों या वाक्य पर जोर दिया जाता है।
यानी आप बहुत बल लगाकर उस वाक्य को, बहुत जोर देकर उस बात को कहते हो। इसी बल या जोर देने की प्रक्रिया को हम बलाघात या स्वराघात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पार्श्विक वर्ड, मैंने आपको जब वर्डमाला में ये पार्श्विक वर्ड भी बताया, एक भी प्रश्न मैंने वहां पर नहीं छोड़े थे। अगर आपने वो देखा होगा वीडियो तो जरूर आपने कर लिया होगा। पार्श्विक वर्ड क्या होते हैं? पार्श्विक वर्ड जो होता है वो होता है ला और ल होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा लुंठित वर्ड तो वो होता है रा। ठीक है, चलिए ला आपका उत्तर सही है। अगर आपने ला लगाया है, पार्श्विक वर्ड का उदाहरण क्या है? ला, और ली भी, ये आपका क्या है? ये है पार्श्विक वर्ड है। ठीक है, चलिए लिपि को परिभाषित कीजिए। लिपि क्या होती है? भाषा की लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, देखिए लिपि के बारे में। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है? लिपि होती है। यानी किसी भी भाषा या किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए जिन हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, और ये जो लिपि वाला जो है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए, और मैंने इसकी विशेषताएं भी बताई थी, सब चीजें बताई थी, सारी चीजें, जितना चीजें पढ़ाया है वो सभी आया है। आर्य, आर्य और उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? तो आर्य और उन्नति का विलोम शब्द होता है, आर्य का होता है अनार्य। ठीक है, अनआर्य, जिसको हम लिखते हैं अनआर्य। ठीक है, आर्य का क्या होता है? अनआर्य, और इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अनार्य। ठीक है, और उन्नति का होता है अवनति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। ठीक है, तो कारक किसे कहते हैं ये मैंने पढ़ाया था, और एक बार पूछा गया था कि आपका ये प्रश्न जो है ये आपका 2022 में पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था कि कारक किसे कहते हैं। वहां पर पूछा था कि कर्ता का चिन्ह बताइए, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कर्ता का पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर अपादान का पूछा गया है। ठीक है, तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, ये सभी मैं अलग से लिखकर नहीं लाई हूँ, वही का जो आपको पढ़ाया है वही का स्क्रीनशॉट उठाकर लाई हूँ, कहीं से अलग चीज़ मैंने यहाँ पर कुछ लिखना, यहाँ पर अपने नोट्स वगैरह कुछ नहीं, जो मैंने आपको पढ़ाया है वहीं से ये सारे स्क्रीनशॉट उठाकर लाई हूँ, अलग से कुछ नहीं पढ़ाया। देखिए स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लाइन भी दिख रही होगी आपको, स्क्रीनशॉट है ये बात जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाए थे। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, आपको पता है कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहाँ पर कहा है कि अपादान कारक का चिन्ह बताइए। तो अपादान कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पर अपादान से जो है ये अलग होने का बोध कर रहा है। क्या कर रहा है? अलग होने का बोध बता रहा है। ठीक है, चलिए, तो अपादान का चित्त क्या होता है? से होता है, जिसका अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण हैं? ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट किया है। ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट किया है। ये 2017 और 2022 में पूछा गया है, इसीलिए मैंने बताया था आपको पहले से, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा जोर दे रही थी, क्योंकि मुझे पता था सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का आएगा। ये भी देखिए मैं स्क्रीनशॉट उठाकर लाई हूँ। चलिए, अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या है? अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण होता है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहीं की वो उनका जैसा वहाँ पर जो भी उनका इफेक्ट पड़ता है उस वातावरण से, वैसे ही वो बोलते हैं। ठीक है, वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। अब कुछ बच्चे वर्णों को बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिससे वो क्या होता है, वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं उसमें पता नहीं चलता, वो अशुद्ध उच्चारण भी कर देते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थानों का ज्ञान ना होना, उन्हें नहीं पता होता कि का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, गा के बाद घा आता है, ये नहीं पता होता है। ठीक है, अक्षरों व मात्राओं का शुद्ध ज्ञान ना होना, उन्हें ना ही अक्षर पता है ना ही उनको मात्रा पता है कि छोटी कौन सी होती है, बड़ी कौन सी होती है। मान लो बड़ी को कम आवाज़ में बोल रहे हैं, छोटी को बहुत लंबा खींच रहे हैं ना, तो इस तरीके से नहीं पता होता है। शारीरिक विकार के कारण भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। शारीरिक विकार यानी कुछ बच्चे, जैसे मान लो कुछ बच्चे हकलाते हैं या तुतलाते हैं, तो इसकी वजह से भी अशुद्ध उच्चारण होता है। ठीक है, चलिए आई होप अगर आपने ऐसे लिखा है तो आपने इन सभी चीज़ों को पढ़कर गए हैं, और ऐसे ही लिखा है तो आपका 24 मार्क्स तो पक्के हैं। ठीक है, और अगर इससे मिलता जुलता लिखा है तो आप ये मान के चलिए 22 नंबर 23 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। मैंने आपको बताया था ना, अयोगवा क्या होते हैं? स्वर आपका विसर्ग जो होते हैं। ठीक है,
अनुस्वार और विसर्ग वो क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। मैंने पढ़ाया था जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, यानी जो आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवा कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, अंग और आह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी चीज़ें पढ़ी हुई आई हैं, सबने, मेरे बच्चों ने सबने कर लिया होगा। पेस्ट्रोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। मैंने आपको जब लेखन विधि को पढ़ाया था तो वहाँ पर पेस्ट्रोलॉजी विधि पढ़ाया था, ठीक है। करके सीखने की विधि, मारिया मांटेसरी विधि, पेस्ट्रोलॉजी विधि, ठीक है, बेसिक शिक्षा प्रणाली। तो पेस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं, बच्चों को पहले क्या करते, सरल भाषा को, सरल चीज़ों को सिखाना चाहिए और बाद में बच्चों को धीरे धीरे जटिल भाषा को और जटिल चीज़ों को सिखाना चाहिए। तो पेस्ट्रोलॉजी विधि क्या कहते हैं कि इस विधि में बालक की सरलता से जटिल की ओर ले जाना चाहिए, यानी बालक को पहले आसान आसान चीज़ें सिखाना चाहिए, उसके बाद उनको धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए यही पेस्ट्रोलॉजी ने कहा था। शिरोरेखा किसे कहते हैं, तो आप जो भी ये रेखा जैसे खींची हुई है, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड के अब ऊपर ये रेखा जो खींचते हो इसे ही हम शिरोरेखा कहते हैं। इसको सोधारा स्पष्ट कीजिए। सारी चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने, सब पढ़ी हुई आई है, आपका एक भी गलत नहीं हुआ होगा। तो वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। देखिए सब स्क्रीनशॉट है, सब स्क्रीनशॉट है। शिरोरेखा कहते हैं, उदाहरण क्या है, 2 पाई के बराबर शब्द से शब्द के बीच की दूरी होनी चाहिए, 4 पाई की दूरी के बराबर 2 वाक्यों के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर होनी चाहिए। यानी ये जो आप लिखते हो, देखो ये 2 पाई के बराबर होनी चाहिए, 4 पाई के बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से बताया गया, मतलब अक्षर को थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए, ये बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। यहाँ पर वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा है, वो उच्चारण स्थान क्या होता है, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ, वकारो, दंतोष्ठ, ये सब पूछा है। तो ये भी आपने आई होप लिख लिया होगा, क्योंकि ये भी देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और ये आपके पता है, ये आपके 2017 में, 2019 में और 2022 में भी आया था, ठीक है। चलिए वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम आपको बताया था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ क्या है, काका गागा अंगा, चाचा काका गागा आड़ा, और तालु है चाचा चाचा इया, यहाँ पर इया लिख लीजिएगा। मूर्धा है टाटा डाडा आड़ा, और दंत है ताथा दादा ना, और ओष्ठ है पापा पापा माँ। ये आपके क्या है, ये आपके वर्णों का उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपने ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए, यानी कि लिखने जो लिखित भाषा होती है उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में पूछा है। तो लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है, सब स्क्रीनशॉट लिए हैं, सभी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा और छात्र सुपाठ लेख लिख सकेगा, यानी अच्छी तरीके से लेख लिख सकेगा, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा, ठीक है। जो भी शब्द गलत होते हैं आप उसको अच्छे से बता सकते हो। ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा, अनुलेख, अतिलेख, श्रुतलेख लिख सकेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्णों के लिखते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो वर्णों को लिखते समय हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि वर्ड जो है वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जो भी वर्ड लिखे वो ठीक ठाक लिखा होना चाहिए, ठीक है। और क्या सावधानी होनी चाहिए, जब भी हम किसी वर्ड को लिखें तो उसके ऊपर शिरोरेखा को खींचना बहुत ज़रूरी होता है, सुंदर लेख का अभ्यास करना, ठीक है, शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान करना, वाक्य रचना के नियमों से परिचित होना, कई सारी आप बातें बना बना के लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अब है 18 क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और आपके पेपर का। वाचन किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा मौखिक वाचन और लिखित वाचन होता है, ठीक है। तो वाचन किसे कहते हैं आपको पता है, देखिए 2019 में ये पूछा गया था। मैंने इस तरीके से ये सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने ये ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी 2019 में बता भी दिया था कि ये आया था, और ये आपके पेपर में भी आया है। तो वाचन या इसे हम पठन भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, किसी वाक्य शब्द के अर्थ, बोध या भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना वाचन या पठन कहलाता है। या फिर हमने कहा था इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है, यानी कोई भी भाषा लिखी हुई, जैसे ये भाषा लिखी हुई है और मैं आपको इसे देख देख कर बोलकर बता रही हूँ, यही क्या है, वाचन है, ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और दूसरा होता है लिखित। तो मौखिक भाषा को हम बोलते हैं और लिखित भाषा को हम
क्या करते हैं, लिखित भाषा को देखकर हम उसको जो पढ़ते हैं तो वही वाचन होता है। वाचन दो प्रकार के होते हैं, स्वस्वर वाचन होता है और कौन सा होता है, मौन वाचन होता है। वाचन के प्रकार पूछे हैं, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। स्वस्वर यानी स्वर सहित वाचन, सा मतलब होता है स्वर सहित और स्वर मतलब स्वर, तो स्वर सहित वाचन को हम स्वस्वर वाचन कहते हैं। और लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, कुछ बच्चों की आदत होती है कि मन ही मन पढ़ते हैं, कुछ हमारे प्रशिक्षुओं की आदत होगी जो चुपचाप मन ही मन पढ़ते हैं, कुछ जो है वो बोल बोल कर पढ़ते हैं। ठीक है, किसी की आदत होती है। विषय वस्तु को देखकर बोल बोल कर पढ़ना स्वस्वर वाचन कहलाता है, यानी स्वर सहित पढ़ना या किसी भी विषय वस्तु को देखकर बोल बोल कर पढ़ना। ठीक है, तो इसके दो भेद होते हैं हमारे स्वस्वर वाचन के, एक होता है आदर्श वाचन, एक होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन ये सिर्फ और सिर्फ टीचर करता है, यानी टीचर आपको किसी चीज़ को पढ़ाता है, बोल बोल कर समझाता है, ये हो गया आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन यानी टीचर पढ़ा रहा है और आप उसके पीछे पीछे उसको रिपीट कर रहे हो, वो अनुकरण वाचन हो गया। ठीक है, जैसे टीचर आपके किसी भी बुक का क्या कर रहा है, किसी भी बुक को रीडिंग करा रहा है तो वो भी कह रहा है, उसके बाद आप दोबारा उसको बोले। या कभी कभी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीचर कविता पढ़ाते हैं तो खुद एक लाइन पढ़ते हैं, फिर बच्चा उसको रिपीट करता है, फिर वो दूसरी लाइन पढ़ते हैं उसको रिपीट करता है। तो यहाँ पर टीचर और बच्चा दोनों जब वाचन करते हैं तो वहाँ पर अनुकरण वाचन होता है। द्रुत वाचन और गंभीर वाचन, ठीक है, ये आपके मौन वाचन के उदाहरण हैं। तो ये थे आपके कंप्लीट हो गए, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कंप्यूटर के पेपर को सॉल्व करा दूंगी। कंप्यूटर का पेपर भी बहुत मस्त आया, मैंने देखा है, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं वही जैसा पढ़ाया वैसा ही आया हुआ है। आपने सारा क्वेश्चन किया, या आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, या आपके बहुविकल्पी पाँचों के पाँचों सही हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जब भी आपको टाइम मिले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्रशिक्षु हैं, कुछ ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका मैथ्स में आप लोग मैथ्स में नंबर जोड़ लीजिए कि आपका कितने नंबर का हो गया है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आप पास हो गए तो बेटर है, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे नंबर कम है, यानी कि पता है आपको 13 नंबर आपके होंगे, तो यानी कि आप सेफ जोन में हो। और अगर 13 से कम है, 11 है, तो इस तरीके से क्या है, 11 है, 12 है, तो आपकी बैक लग सकती है। ठीक है, आई होप कि आपकी बैक ना लगे, लेकिन कुछ प्रशिक्षु ऐसे होंगे शायद जिनकी मैथ्स वीक हो, नहीं कर पाए हो, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के माध्यम से कि क्या आपको करना है, कैसे आपको अपनी कॉपी, कुछ ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको अपनी कॉपिंग चेकिंग करवानी होगी कि लगेगा कि नंबर, हाँ अभी तो खैर वो बात नहीं है, लेकिन आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप लोग मैथ्स में आपका कवर हो गया है कि नहीं हो गया है। आप लोग ये देखकर बताइएगा कितने हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका मैथ्स में कवर हो गया है, और कितने नंबर उनके जुड़ रहे हैं, कितना उन्होंने क्वेश्चंस किया है, और अगर नहीं हो पाया तो क्या सॉल्यूशन है वो मैं बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर की क्लास में, और कंप्यूटर के पेपर को सॉल्व कराऊंगी। कल मैं नहीं करा पाई क्योंकि कल फास्ट था, तो इतना सिर दर्द कर रहा था, और मैंने सोचा अब तो आपका पेपर हो ही गया है, आपने देख भी लिया होगा इधर उधर से थोड़ा बहुत। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।